नमस्कार। तो चलिए इन नोट्स के जरिए उस छुपी हुई रूल बुक को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? संस्कृति के पन्नों से करते हैं। ठीक है। यहाँ एक सवाल है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं? जवाब दिया है छोलोम। ये तो ठीक है, पर ये नाम अपने आप में बहुत कुछ नहीं बताता। सही है। चोलोम सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। अच्छा। हाँ, ये असल में मणिपुरी संकीर्तन परंपरा का हिस्सा है, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण की कहानियों को सुनाने का एक नियम है, एक व्याकरण है। व्याकरण, हाँ। नोट्स में लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, ये 3 शैलियों का जिक्र है। ये मणिपुरी नृत्य के 3 अलग-अलग अध्याय या नियम संग्रह की तरह है। और यहाँ एक और दिलचस्प डिटेल है, पोटोलोई। हाँ, पोटोलोई। ये उस खास बेलनाकार स्कर्ट का नाम है। मतलब इस कला के नियम सिर्फ हरकतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वेशभूषा तक तय है। बिल्कुल। और इन नियमों को सिखाने के लिए संस्थान भी बने, जैसे 1954 में इम्फाल में बना जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी। हाँ, इसका जिक्र है यहाँ। हाँ, और ये परंपरा को जिंदा रखने का एक तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे नोट्स में कथक के लिए केलुचरण महापात्र का सृजन स्कूल और कुमुदिनी लाख्या के कदम नृत्य केंद्र का जिक्र है। हाँ, ये संस्थान सिर्फ डांस नहीं सिखाते, ये उस कला की सदियों पुरानी रूल बुक को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। हाँ। हर गुरु अपनी एक शैली जोड़ता है, लेकिन जो मूल नियम है वो वही रहते हैं। संस्कृति के नियमों से अब कैलेंडर के नियमों पर आते हैं। यहाँ एक कथन को सही गलत बताने वाला सवाल है। हाँ। पहला कथन, महावीर जयंती चैत्र मास में होती है, जो कि सही है। हाँ, ये सही है। दूसरा, दिवाली भी चैत्र मास में होती है, जो गलत है। और ये सिर्फ एक तारीख का सुधार नहीं है, आप समझिए, ये भारतीय कैलेंडर के पीछे के लॉजिक को दिखाता है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? हमारा पंचांग चांद के घटने बढ़ने पर आधारित है। तो जब हम कहते हैं कार्तिक अमावस्या, तो इसका मतलब है कार्तिक महीने की वो रात जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा। ओरी फाल्गुन की पूर्णिमा को, यानी उस महीने की सबसे चमकदार रात। महाशिवरात्रि फाल्गुन की चतुर्दशी को। ये सब दिखाता है कि हमारे त्योहारों की जो रूल बुक है वो प्रकृति के चक्र से, चांद-तारों की चाल से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैलेंडर सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं था, बल्कि ये असल में एक किसान का गाइड भी रहा होगा। बिल्कुल। आप महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, पंजाब में बैसाखी या केरल में विशु को देखिए। हाँ, ये तो नए साल के त्योहार हैं। हाँ, ये सब अलग-अलग राज्यों के नए साल हैं और ज्यादातर फसल कटाई के आसपास ही पड़ते हैं। त्योहार एक तरह से बदलते मौसम और प्रकृति के साथ जश्न मनाने का सामाजिक नियम थे। सही है। और ये नियम सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं थे। नोट्स में देखिए, जैन धर्म के पर्युषण पर्व का जिक्र है। हाँ, और पारसी धर्म के पपेटी त्योहार का भी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत में हर समुदाय के पास समय को मापने और जीवन के चक्र को मनाने का अपना एक खूबसूरत रूल बुक है। कमाल है। और इस संस्कृति के खंड का अंत एक कला से हो रहा है, जिसके नियम भी बड़े अनोखे हैं। कौन सी कला? कजली पेंटिंग्स, जो राजस्थान की हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत, या कहूँ कि सबसे बड़ा नियम, ये है कि इन्हें बनाने में ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, और ये रचनात्मकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप एक नियम बना देते हैं, जैसे बिना ब्रश के बनाना, तो कलाकार को नए तरीके खोजने पड़ते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? वो हाथ, कपड़े, टहनियों, इन सब का इस्तेमाल करता है। इसी तरह नोट्स में दूसरी कलाओं की लिस्ट है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी, जिसमें नाम के मुताबिक कलम का इस्तेमाल होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जो धागों का एक जटिल नियम है। महाराष्ट्र की वर्ली और ओडिशा की पट्टचित्र। हर कला का अपना एक व्याकरण है, एक नियम है जो उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। तो संस्कृति की इस रूल बुक से अब हम उस दुनिया में चलते हैं जहां नियम ही सब कुछ है, खेल की दुनिया। चलिए, इन नोट्स का अगला हिस्सा हमें उसी मैदान पर ले जाता है जिसकी शुरुआत फुटबॉल से होती है। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था। जी, और दिलचस्प बात यह है कि उसे जीता भी मेजबान उरुग्वे नहीं था। अच्छा? हाँ, लेकिन इन नोट्स में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि खेल का विकास भी दिखता है। 1930 के उस छोटे से टूर्नामेंट से लेकर 2022 के कतर विश्व कप तक, जिसे अर्जेंटीना ने जीता। और अब 2026 में तो 3 देश मिलकर कर रहे हैं। हाँ, मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा। ये दिखाता है कि खेल के नियम तो वही हैं, लेकिन उसका पैमाना कितना बदल गया है। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं, एक ग्लोबल इवेंट है। और
नियमों की बात करें तो यहाँ तो मतलब बहुत ही बारीकियां दी गई हैं। हाँ, जैसे मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर, गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम। मेरा मतलब है इतना सटीक क्यों? थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ। और फर्क तो बहुत पड़ता है। सच में? हाँ। हाँ, यही प्रिसीजन ही एक पेशेवर खेल को गली मोहल्ले के खेल से अलग करती है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि आप चाहे दिल्ली में खेलें या डर्बन में, खेल की शर्तें एक जैसी हों। ये शाब्दिक रूप से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का तरीका है। अगर गेंद का वजन थोड़ा भी अलग होगा तो खिलाड़ी की किक का अंदाजा बदल जाएगा। सही बात है। और फीफा, जिसकी स्थापना 1904 में हुई, उसका काम ही इन नियमों को पूरी दुनिया में एक जैसा बनाए रखना है। अब बैडमिंटन की बात करते हैं। यहाँ भी कोर्ट के माप दिए हैं। डबल्स के लिए 13.40 मीटर लंबा और 6.10 मीटर चौड़ा। और सिंगल्स के लिए थोड़ा अलग? हाँ, सिंगल्स के लिए चौड़ाई थोड़ी कम, 5.18 मीटर। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि 0 पॉइंट को लव कहते हैं। हाँ, ये मुझे हमेशा अजीब लगा है। इसके पीछे कोई कहानी है क्या? इसकी कोई एक पक्की कहानी तो नहीं है, लेकिन एक थियरी है। बताइए। कि ये फ्रेंच शब्द लॉफ से आया है, जिसका मतलब होता है अंडा, जो दिखने में 0 जैसा होता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, पर ये दिखाता है कि खेलों में भी अपनी एक भाषा, अपनी एक संस्कृति होती है। और नियमों की बारीकी देखिए, शटलकॉक में ठीक 16 पंख होने चाहिए और उसका वजन 4.74 से 5.5 ग्राम के बीच। 16 पंख? जी। नेट की ऊंचाई किनारों पर 5.1 फीट और बीच में थोड़ी झुककर 5 फीट। ये सब मिलकर खेल को निष्पक्ष और रोमांचक बनाते हैं। और मैदानों का भी जिक्र है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन कुछ मैदान सिर्फ मैदान नहीं होते, वो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे लॉर्ड्स का मैदान। बिल्कुल, 1983 विश्व कप की जीत की यादें जुड़ी हैं उससे। हाँ। या फिर दक्षिण अफ्रीका का डरबन, जहां युवराज सिंह ने वो 6 छक्के लगाए थे। मुझे आज भी वो मैच याद है ना? ये दिखाता है कि ये मैदान सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, बल्कि हमारी यादों का हिस्सा हैं। और ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। नोट्स बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान के लाहौर में है। और सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में। हाँ, हर मैदान की अपनी एक कहानी है, अपने नियम है। खेल के इन साफ और सीधे नियमों से अब हम उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां के नियम सबसे जटिल और व्याख्या पर आधारित होते हैं, शासन और इतिहास। चलिए, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 57 में है। इन नोट्स में तो राष्ट्रपति से जुड़े कई अनुच्छेदों की सूची है। अनुच्छेद 52, 61, 72। ये तो एक पूरी रूल बुक लग रही है सिर्फ एक पद के लिए। और ये है भी। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये पहला नियम है। फिर अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति को हटाने का नियम, जो अमेरिका से लिया गया है। और अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। ये नियम दिखाते हैं कि राष्ट्रपति का पद कितना शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही उस पर कितने संवैधानिक अंकुश भी हैं। हाँ। इसे आप एक खेल की तरह समझ सकते हैं, जिसमें खिलाड़ी बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे नियमों के दायरे में ही खेलना होता है। तो मतलब रूल बुक राष्ट्रपति को शक्ति भी देती है और उस शक्ति को नियंत्रित करने के नियम भी बताती है, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया में 14 दिन का नोटिस और 2/3 बहुमत की शर्त। एकदम सही। और राष्ट्रपति के चुनाव का नियम भी बहुत दिलचस्प है। सवाल है कि चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? हाँ, ये भी है। जवाब है संसद के मनोनीत सदस्य, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स। हाँ, सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट देते हैं। ये आयरलैंड से लिया गया सिद्धांत है, जो ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही हो, किसी मनोनीत व्यक्ति द्वारा नहीं। हर नियम के पीछे एक तर्क है, एक सिद्धांत है। यहाँ एक और दिलचस्प शक्ति का जिक्र है, पॉकेट वीटो, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक पर किया था। ये पॉकेट वीटो क्या है? ये तो किसी गुप्त शक्ति जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। ये एक तरह का संवैधानिक साइलेंट ट्रीटमेंट है। साइलेंट ट्रीटमेंट? हाँ, पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो हाँ कहते हैं, ना और ना ही उसे वापस भेजते हैं। वो उसे बस अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। अरे वाह! ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। जरा उस समय के राजनीतिक तनाव की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा दांव है जो नियमों के दायरे में तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक तरह का राजनीतिक चेकमेट माना जाता है। अब शासन के नियमों से इतिहास की तरफ आते हैं। यहाँ अकबर के शासनकाल की घटनाओं को सही क्रम में लगाने का सवाल है। जजिया की समाप्ति, घोड़ों को दागना,
प्रांतों का गठन और मनसबदारी व्यवस्था। ये क्रम दिखाता है कि अकबर अपने साम्राज्य के लिए एक नया रूल बुक कैसे लिख रहे थे। कैसे? सबसे पहले 1564 में जजिया कर की समाप्ति, ये एक सामाजिक नियम में बदलाव था। फिर 1574 में घोड़ों को दागने की प्रथा, ये सेना के नियमों को दुरुस्त करना था ताकि भ्रष्टाचार रुके। अच्छा। इसके बाद 1580 में प्रांतों का गठन, ये प्रशासनिक नियमों को व्यवस्थित करना था। और अंत में 1593 में मनसबदारी व्यवस्था। ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसे सरल भाषा में समझें तो ये अधिकारियों को उनके पद और सैलरी के हिसाब से रैंक देने का एक अनोखा सिस्टम था। ये मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नियम था, जिसने सेना और प्रशासन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। ये दिखाता है कि एक शासक ने कैसे एक-एक करके अपने साम्राज्य की नींव के नियम बनाए और उन्हें मजबूत किया। और में हम किताबों पर आते हैं। उपन्यास रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त के लेखक कौन है? ये तो अमीश त्रिपाठी हैं। हाँ, जवाब है अमीश त्रिपाठी। और साथ में उनकी शिवा ट्रायलॉजी और सीता का भी जिक्र है, और अश्विन सांघी की चाणक्यस चेंट का भी। ये लेखक दिलचस्प काम कर रहे हैं। ये हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं के पुराने नियमों और कहानियों को ले रहे हैं और उन्हें आज के दौर के लिए एक नए नजरिए से, एक नई रूल बुक के साथ पेश कर रहे हैं। और शुरुआत होती है अकबर से। हाँ, इन नोट्स में अकबर के शासनकाल की कुछ तारीखें लाइन से दी गई हैं। 1575 में इबादत खाना, फिर 1579 में मजहर की घोषणा और 1582 में दीन इलाही। ये सब क्या था? मतलब क्या ये सिर्फ धार्मिक चीजें थी? देखिए, ये धर्म से कहीं ज्यादा थी। ये अकबर का अपने विशाल और विविध साम्राज्य को चलाने के लिए एक नया सामाजिक राजनीतिक सिस्टम बनाने का प्रयास था। अच्छा। 1575 का इबादत खाना सिर्फ एक प्रार्थना घर नहीं था, वो एक डिबेट क्लब जैसा था। डिबेट क्लब, दिलचस्प है। हाँ, अकबर वहां सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब करते थे। मतलब वो हर चीज की तह तक जाना चाहते थे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं थी, ये एक शासक की जरूरत भी थी कि वो अपने साम्राज्य के हर धर्म को समझे। बिल्कुल। और इसी समझ से निकली सुलह कुल की नीति, यानी सबके साथ शांति। और दीने इलाही, वो भी कोई नया धर्म बनाने की कोशिश नहीं थी जैसा कई लोग सोचते हैं। वो एक नैतिक कोड था, वफादारी, ईमानदारी। अच्छा। ये साम्राज्य के अलग अलग सरदारों को बादशाह के प्रति एकजुट करने का एक जरिया था। एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसे धर्म के आवरण में पेश किया गया। इन नोट्स में एक और प्रशासनिक सिस्टम का जिक्र है, राजा टोडरमल की दहशाला प्रणाली। ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सरल और बहुत असरदार था। उस जमाने में किसानों से लगान उनकी उस साल की फसल के हिसाब से लिया जाता था। तो उसमें तो बहुत अनिश्चितता रहती होगी। बहुत ज्यादा। तो टोडरमल ने एक नया सिस्टम बनाया। इसमें पिछले 10 साल की पैदावार और कीमतों का औसत निकालकर लगान तय किया गया। अरे वाह! तो क्या हम कह सकते हैं कि उस जमाने का डेटा ड्रिवन गवर्नेंस था, मतलब आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाना? आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये उस दौर के लिए एक बहुत ही उन्नत सोच थी। इससे किसानों को पता होता था कि उन्हें कितना लगान देना है और सल्तनत को भी एक स्थिर आमदनी मिलती थी। ये एक मजबूत आर्थिक सिस्टम की नींव थी। कमाल है। इन नोट्स में एक और छोटी सी बात है मेरा ध्यान खींचा। क्या? लिखा है कि अकबर के चौकोर चांदी के सिक्के का नाम जलाली था। एक सिक्के के आकार और नाम में ऐसी क्या खास बात हो सकती है? इसमें बहुत कुछ खास है। एक स्टैंडर्ड सिक्का जिसका वजन, आकार और नाम पूरे साम्राज्य में एक जैसा हो। हाँ। ये एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार और स्थिर अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। इसका मतलब है कि व्यापार करना आसान था, हिसाब किताब साफ था। ये छोटे छोटे बदलाव ही एक बड़े और कुशल सिस्टम को बनाते हैं। अब अकबर से आगे बढ़ते हैं, उनके बेटे जहांगीर की तरफ। इन नोट्स में एक सवाल है, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के किनारे है? जवाब है जहांगीर, लाहौर में। और यही एक बहुत ही निजी और दुखद बात भी लिखी है, मानबाई के आत्महत्या के बारे में। हाँ, कि उनकी रानी मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। ये दोनों बातें उस दौर की तस्वीर को पूरा करती हैं, है ना? जहांगीर का मकबरा लाहौर में होना ये दिखाता है कि साम्राज्य का केंद्र सिर्फ दिल्ली आगरा नहीं था। लाहौर भी एक बहुत अहम सूबा था। बिल्कुल। और मानबाई की आत्महत्या, वो जहांगीर के बेटे खुसरो की मां थी, जिसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अच्छा। इस पारिवारिक कलह और राजनीतिक उथल-पुथल के दबाव में उन्होंने ये कदम उठाया।
इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और संधियों का लेखा जोखा नहीं है, वो इंसानी रिश्तों और त्रासदियों की कहानी भी है। ये कितना अजीब है कि इतिहास में इतनी बड़ी शख्सियतों की निजी त्रासदियों का जिक्र बस एक लाइन में समट कर रह जाता है। खैर, जहांगीर के दौर को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हाँ और तभी सर टॉमस रो जैसे यूरोपियन व्यापारी भी भारत आए। हाँ, और ये दोनों बातें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ मुगल कला अपने शिखर पर थी और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के जरिए अपने पैर जमाने का एक नया सिस्टम शुरू कर रही थी। यहीं से भविष्य के इतिहास की दिशा तय हो रही थी। और इस कहानी में अगला नाम है शाहजहां का। नोट्स के मुताबिक बादशाह बनने से पहले उनका नाम खुर्रम था और उन्हें शाहजहां की उपाधि अहमदनगर जीतने के बाद मिली। हाँ, ये उपाधि उनकी सैन्य काबिलियत का सम्मान थी, लेकिन आज हम उन्हें उनकी लड़ाइयों के लिए उतना नहीं जानते जितना उनकी इमारतों के लिए। बिल्कुल, उनके बनाए स्थापत्य कला के सिस्टम के लिए याद करते हैं। ताजमहल, जिसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है। नहीं? वो वास्तुकला, इंजीनियरिंग, गणित और कला का एक पूरा इकोसिस्टम है। उसे बनाने में जो कारीगरी और संसाधन लगे, वो शाहजहां के दौर की भव्यता और संगठन क्षमता को दिखाता है। ये इमारतें हाथ की कारीगरी और उस दौर के सिस्टम की मिसाल थीं। लेकिन आने वाली सदियों में भारत में काम करने का, चीजें बनाने का पूरा सिस्टम ही बदलने वाला था। हाँ, जिसकी कहानी इन नोट्स के अगले पन्ने पर मिलती है, जहां जिक्र है भारत की पहली मिलों का। बिल्कुल, ये औद्योगिक क्रांति के नए सिस्टम की शुरुआत थी। नोट्स में एक टाइमलाइन दी गई है। 1854 में बॉम्बे में पहली कपड़ा मिल, और उसके ठीक एक साल बाद 1855 में बंगाल के रिश्रा में पहली जूट मिल। और फिर थोड़ा रुककर 1874 में पहली बार स्टील का उत्पादन और 1903 में भारतीयों द्वारा पहला चीनी उद्योग। इस क्रम में कोई खास पैटर्न है क्या? एक बहुत ही साफ पैटर्न है। अच्छा। शुरुआत कपड़ा और जूट से हुई, क्योंकि ब्रिटेन के कारखानों को इसकी जरूरत थी। हाँ। ये औपनिवेशिक हितों से जुड़ा सिस्टम था। स्टील का उत्पादन एक बड़ा कदम था, क्योंकि स्टील किसी भी देश के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ होता है। और फिर भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग की स्थापना। ये किस बात का संकेत था? ये स्वदेशी पूंजी और उद्यमशीलता के एक नए सिस्टम की शुरुआत का संकेत था। इसी पहले की कड़ी में कुछ और भी मील के पत्थर हैं। 1902 में शिवसमुद्रम में भारत का पहला सफल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, और 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये दोनों भारत के एनर्जी सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव थे। बहुत बड़े। शिवसमुद्रम ने बिजली से कारखाने चलाने की शुरुआत की, लेकिन तारापुर वो सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं था। वो और क्या था? वो भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता का ऐलान था। एक संकेत था कि भारत अब ऊर्जा के लिए सिर्फ कोयले या पानी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि परमाणु जैसे आधुनिक विज्ञान का भी इस्तेमाल करेगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ देश को चलाने के लिए आर्थिक सिस्टम भी बन रहे थे। इन नोट्स में ना FRBM एक्ट का जिक्र है, जिसे 2004-05 में लागू किया गया। हाँ, इसका क्या मतलब था? FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए एक अनुशासन का नियम है। ये कानून कहता है कि सरकार अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती, और अगर करे तो घाटे को एक सीमा के अंदर रखना होगा। ये देश की अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से स्वस्थ रखने का एक सिस्टम है, ताकि सरकार बहुत ज्यादा कर्ज में न डूब जाए। और आर्थिक नीति से ही जुड़ा एक और मुद्दा है गरीबी। नोट्स में सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 का जिक्र है। भारत में गरीबी को मापना इतना मुश्किल क्यों रहा है? क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। तेंदुलकर समिति ने यही समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गरीबी को मापने के लिए सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कोई दिन में कितना कमाता है। तो फिर क्या देखना चाहिए? ये भी देखना चाहिए कि क्या उसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है। ये गरीबी को देखने के एक पुराने सिस्टम से एक नए, ज्यादा मानवीय सिस्टम की ओर एक बदलाव था। तो हमने राजनीतिक सिस्टम देखे, औद्योगिक और आर्थिक सिस्टम भी। अब ये नोट्स हमें भारत के जमीनी सिस्टम यानी भूगोल और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ कुछ खदानों और खनिजों का मिलान है। खेतड़ी तांबा, गिरिडीह कोयला, सुंदरगढ़ लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट। ये तो सिर्फ एक लिस्ट लगती है। नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत के मिनरल रिसोर्स सिस्टम का नक्शा है।
ये बताते हैं कि देश की औद्योगिक मशीनरी को चलाने वाला कच्चा माल कहाँ से आता है। अच्छा। खेतरी यानी राजस्थान में तांबे का खनन तो हड़प्पा सभ्यता के समय से हो रहा है और बाकी खदानें आज भी भारत के स्टील, एल्यूमीनियम और ऊर्जा उद्योगों की जीवन रेखाएं हैं। और इन संसाधनों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चाहिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यहाँ स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जिक्र है। हाँ, जिसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। ये सिर्फ एक सड़क तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के आर्थिक धमनियों का नेटवर्क है। इसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे भारत के 4 सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ दिया। सोचिए, इसने माल ढुलाई का समय और लागत कितनी कम कर दी होगी। बिल्कुल, ये आजाद भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिसने देश के एकीकरण के सिस्टम को एक नई गति दी। इसी तरह इन नोट्स में कुछ बंदरगाहों का भी जिक्र है, जैसे पारादीप ओडिशा में और एन्नोर तमिलनाडु में। बंदरगाह दुनिया से जुड़ने के हमारे सिस्टम का गेटवे हैं। पारादीप से लोहा और कोयला बाहर जाता है और एन्नोर, जिसे अब कामराजा पोर्ट कहते हैं, हाँ। वो इसलिए खास है क्योंकि वो भारत का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड बंदरगाह है। कॉर्पोरेटाइज्ड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि उसे एक सरकारी विभाग की तरह नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जाता है। अच्छा। इससे फैसले लेने में ज्यादा तेजी और प्रोफेशनलिज्म आता है। ये पोर्ट मैनेजमेंट के पुराने सिस्टम में एक नया प्रयोग था। अब यहाँ से नोट्स एक ऐसी दिशा में मुड़ते हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पहचान और पैसे के डिजिटल सिस्टम। यहाँ कुछ कोड्स में अंकों की संख्या दी गई है। पैन कार्ड में 10, आधार में 12 और GSTIN में 15। ये नंबर आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था के सिस्टम की नींव है। कैसे? पैन आपकी वित्तीय पहचान है, आधार आपकी जैविक पहचान है और GSTIN आपकी व्यावसायिक पहचान है। इन सिस्टम्स के जरिए सरकार अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और टैक्स कलेक्शन को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। तो ये अकबर की दहशाला प्रणाली का 21वीं सदी का संस्करण है, डेटा के जरिए शासन को और बेहतर बनाना। बिल्कुल। इन बड़े बड़े सिस्टम्स के बीच नोट्स में विज्ञान के कुछ सीधे और सरल तथ्य भी हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ये यहाँ कैसे फिट होते हैं? ये तथ्य हमें याद दिलाते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम्स के अलावा एक और सिस्टम है जो हम सबको चलाता है, प्रकृति और विज्ञान का सिस्टम। एडवर्ड जेनर की खोज को ही लीजिए। उन्होंने चेचक का टीका खोजकर इम्यूनिटी के सिस्टम को समझने की नींव रखी। उनकी एक खोज ने करोड़ों लोगों की जान बचाई और पब्लिक हेल्थ का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। और एक आखिरी तथ्य ब्लड ग्रुप से जुड़ा है। ओ ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ ओ ग्रुप से ही खून ले सकता है। हाँ। और विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। हाँ, हार्वे ने यह साबित किया कि खून शरीर में एक बंद सिस्टम में घूमता है, जिसे दिल पंप करता है। और ब्लड ग्रुप्स, ये हमारे शरीर के अंदर का एक अद्भुत पहचान सिस्टम है। यूनिवर्सल डोनर और वो सब। बिल्कुल। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि उसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए वो किसी भी ग्रुप को दिया जा सकता है। ये सब दिखाता है कि हमारे शरीर के अंदर भी कितने जटिल और सटीक सिस्टम काम कर रहे हैं। तो इन हाथ से लिखे नोट्स के पन्नों को पलटते हुए हमने एक लंबा सफर तय किया है, अकबर के शासन के सिस्टम से लेकर हमारे शरीर के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम तक। ये बिखरे हुए तथ्य जब जुड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है कि कैसे इंसानों ने दुनिया को और खुद को समझने और चलाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी याद रखने की बात नहीं है, ये पैटर्न देखने की बात है। कैसे एक विचार, चाहे वो सुलह कुल का हो या सबको टीका लगाने का, एक पूरा सिस्टम बना सकता है जो सदियों तक समाज को प्रभावित करता है। हर तथ्य एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। सही कहा। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात है, इन सभी अलग अलग सिस्टम्स में से, चाहे वो अकबर की प्रशासनिक नीति हो, भारत का औद्योगिक विकास हो या फिर चेचक के टीके जैसी वैज्ञानिक खोज, कौन सी एक चीज या एक सिस्टम ने भारत की दिशा को सबसे ज्यादा बदला है और क्यों? क्या वो एक राजनीतिक विचार था जिसने सबको जोड़ा, या एक तकनीकी आविष्कार जिसने देश की क्षमता को बढ़ाया? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।